नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। और दिल्ली में चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी बिसात जो है तमाम दलों की तरफ से बिछाई जा रही है, रणनीतियां बनाई जा रही हैं, मंथन का दौर भी जारी है। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं जनता के बीच भी जा रहे हैं, उनसे भी राय मशवरा करके उनकी क्या राय है, क्या जनता का मत है, जनता की क्या सोच है, उसके बारे में भी फीडबैक ले रहे हैं और इसके बाद मंथन जारी है। अगर हम दिल्ली चुनावों की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से 70 की 70 विधानसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार, अपने प्रत्याशी डिक्लेयर किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी और कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। ऐसे में क्या रणनीति बीजेपी की है, बीजेपी क्या वनवास अपना दिल्ली में खत्म कर पाएगी और बीजेपी कितनी आश्वस्त है, ये जानने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल साहब मौजूद हैं, जो कि सांसद हैं बीजेपी के चांदनी चौक सीट से। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया है, क्योंकि चुनावी रणभेरी लगभग बज ही चुकी है। तो ऐसे में दिन भर आपका जनता के बीच में, मंथनों के बीच में, मीटिंग्स के बीच में जा रहा है। तो ऐसे में अब ये समय जो आपने हमें दिया है इतना कीमती, उसमें सबसे पहले तो यही बताइए कि चुनावी मुद्दे कौन से होंगे जिसको लेके बीजेपी इस बार दिल्ली के चुनावों में उतरेगी। देखिए, चुनावी मुद्दा बड़ा स्पष्ट है। दिल्ली की जनता ने पिछले 10 सालों में जिस पीड़ा और दंश को झेला है, अब जनता उससे मुक्ति चाहती है। प्रश्न यह है कि क्या झूठ का कारोबार चलेगा या एक बार फिर दिल्ली में आर्थिक रूप से दिल्ली को समृद्ध करने के लिए, सांस्कृतिक रूप से दिल्ली को समृद्ध करने के लिए दिल्ली के हर आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, उस मैंडेट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा या झूठ का कारोबार करने वाले आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा? अगर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये टॉक ऑफ द टाउन है। टॉक ऑफ द टाउन में बीजेपी के लिए आप कितना टफ मान रहे हैं इस बार एक किले को भेदने की अगर हम बात करें? क्योंकि जो वोट बैंक था पहले कांग्रेस के पास था, शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी के पास में। तो ये जो वनवास है बीजेपी का, जो कि अभी भी मैंने जिक्र किया, क्या ये खत्म हो पाएगा? देखिए, रेत के महल बहुत अधिक दिन तक टिकते नहीं है, आखिर में उनको नीचे गिरना पड़ता है। पिछले 10 साल भी ऐसे हुए हैं कि रेत के महल बनाए गए, लोगों को स्वप्न दिखाए गए, विकास के सपने दिखाए, सद्भाव के सपने दिखाए, संभाव के सपने दिखाए, लेकिन एक एक सपना चकनाचूर हो गया, और जिसके कारण से आज दिल्ली के लोगों का दिल टूटा है। और मेरा पूर्ण विश्वास है इस बार विधानसभा के चुनावों में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। और ये डबल इंजन की सरकार, जैसा बीजेपी दावा करती है कि बाकी राज्यों में भी फायदा करती ही आई है और दिल्ली में आ गई तो दिल्ली में ही उतना ही धमाल मचाएगी, दिल्ली में भी दिल्ली वासियों को उतना काम करके दिखाएगी। पिछले 10 सालों में ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। जहाँ जहाँ पर, क्योंकि 10 सालों में केंद्र में भाजपा और एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस सरकार का नेतृत्व करते हैं, तो पहले तो हमें ये समझना होगा क्या देश को नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है? तो उत्तर आएगा हाँ। अगर विश्वास न होता तो तीसरी बार फिर जनता नरेंद्र मोदी जी को अवसर न देती। दूसरी तरफ अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो नरेंद्र मोदी जी की और भाजपा की जो नीतियां हैं, क्या उसका लाभ उन राज्यों में लोगों को मिल रहा है जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं? तो हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और तमाम अन्य राज्य हैं। और यदि इन राज्यों की प्रगति की तरफ देखा जाए तो 10 सालों में इन राज्यों में हर प्रकार की प्रगति हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत नए योजनाएं मूर्त रूप लिया है। अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर में भी कहीं पीछे नहीं है। तो जनता ये समझ गई है कि केंद्र में मोदी सरकार है तो राज्य में भी यदि मोदी सरकार होगी तो डबल इंजन की सरकार तेज गति से अपने राज्य का विकास कर सकेगी, जैसा कि हरियाणा से लेकर के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ। अब दिल्ली की बारी है। बात करें अगर लोकसभा चुनावों के पहले के आकलन की, तो दम पूरा भरा जा रहा था इंडिया गठबंधन की तरफ से कि इस बार तो हम बीजेपी को यहां से भी साफ करेंगे, संसद में बैठने नहीं देंगे। लेकिन चुनाव परिणाम
तो सबके सामने ही है, जाहिर ही है। लेकिन जो गठबंधन उस समय देखा गया आप और कांग्रेस का, अब वो विधानसभा चुनाव में नहीं है। स्पष्ट कर दिया दोनों ही दलों ने कि हम नहीं साथ में लड़ेंगे चुनाव। तो ऐसे में इस चीज का नुकसान या फायदा कितना बीजेपी को, इन दोनों दलों के साथ आने से या फिर अलग जाने से? देखिए, जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो हम राजनीतिक मर्यादाओं की बात करते हैं, स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं। अभी आपने गठबंधन का जिक्र किया, आप इसको गठबंधन मानते हैं। मैंने हमेशा बार बार ये कहा है, ये राजनीतिक अवसरवादिता का सबसे बड़ा उदाहरण था। जब लोकसभा के चुनाव में विभिन्न दलों के लोग एक हो गए, उनका उद्देश्य कोई भारत को समृद्ध करना नहीं था, उनका उद्देश्य सिर्फ एक था कि येन केन प्रकारेण नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में नहीं आने दिया जाए। लेकिन जनता का विश्वास और जनता का मन उनसे ज्यादा मजबूत निकला और तीसरी बार मोदी जी को सरकार बनाने का मौका मिला। और हम पिछले 5-6 महीने से लगातार देश में नई नई योजनाएं ला रहे हैं, नए नए काम कर रहे हैं। तो जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो बहुत स्वाभाविक है कि दिल्ली को 20 साल पीछे धकेल दिया। पिछले 10 सालों में दिल्ली उसके भी 20 साल पीछे चली गई, डेवलपमेंट के काम रुक गए। तो जब हम सरकार में आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे, दिल्ली में रोजगार के और व्यापार के नए अवसर पैदा करेंगे, दिल्ली की सांस्कृतिक सामाजिक सभ्यता को दोबारा जीवित करेंगे। दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं या जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, वो कैसे उनको जीवन की बुनियादी सुविधाएं आसानी से मिल जाए और उनका जीवन स्तर कैसे बढ़ जाए, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और महिलाओं की बात तो केवल भाजपा ही करती है पूरे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की बात की, महिलाओं के लिए उन्होंने डीजी सखी की बात करी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पहली बार देश में किसी प्रधानमंत्री के मन में शौचालय जैसी बुनियादी वस्तु दिमाग में आई। और आज ये गर्व से कहा जा सकता है कि देश के लगभग सभी घरों में शौचालय की जो बुनियादी सुविधा है वो नरेंद्र मोदी ने दी। और जब हम शौचालय की बात करते हैं तो हम महिलाओं के सम्मान की और उनके स्वाभिमान की बात करते हैं। चलिए, आपने महिलाओं की चूंकि बात की है तो हाल फिलहाल में ही महिलाओं को लेकर आपको पता ही होगा सवाल मैं क्या करने जा रही हूँ, 2100 रुपए देने की घोषणा की गई है। तो ये जो 2100 राशि है, पहले 1000 रुपए की थी, बजट में भी इसको लेकर स्वीकृति दी गई, अब ये 2100 हो गई है बढ़ के। तो महिला वर्ग को साधने की तो पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी की भी उतनी ही। बातें समझ होंगी, घोषणा करने में किसी का क्या जाता है, घोषणा तो की जा सकती है। क्या 1000 रुपए की योजना का लाभ लोगों को मिला, लगातार मिला? नहीं मिला। आज दिल्ली के आप किसी भी हिस्से में चले जाएं, 1000 रुपए की योजना का लाभ ही नहीं मिल रहा। 2100 रुपए की जो घोषणा उन्होंने करी, मेरा फिर बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल से है कि क्या उन्होंने बजट में प्रावधान किया? आपको जानकारी होगी कि दिल्ली के बजट में पहले ही 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा है। तो घाटे के बजट में यदि आप फ्री में देने की घोषणा करते हैं और यदि आप उसको घोषणा के अनुरूप देंगे तो आपका घाटा और बढ़ जाएगा। आज 21,000 है, कल 30 होगा, फिर 40 होगा। और यदि आपका बजट घाटे का होता है, वो बढ़ता जाएगा, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर काम कैसे होंगे? दिल्ली की सड़कें तो टूटी रहेंगी। तो निश्चित ये मानना है 2100 की घोषणा केवल चुनाव जीतने के लिए है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जैसे हमने देखा, अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी घोषणाओं का पिटारा लेकर के सत्ता में आए थे। मेरा सीधा सवाल है, क्या एक भी घोषणा पर उन्होंने अमल किया? सवाल है, नहीं किया। तो ये आदमी गजनी है, ये आदमी घोषणा मास्टर है। ये भूल जाता है, जैसे गजनी भूल जाता था, ऐसे ये भूल जाता है कि मैंने क्या घोषणाएं करी थी, क्या वादे किए थे। तो अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से गजनी है, मैंने बार बार ये कहा। और गजनी का मतलब कहना और भूल जाना, ये नियति दिल्ली की हम होने नहीं देंगे। और इस नियति को बदलने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध नजर आ रही है कि दिल्ली वासियों की भी आप नीतियां बदलने चाहते हैं और नियति भी बदलना चाहते हैं। देखिए, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मदन लाल खुराना जी और साहब सिंह वर्मा की सरकार थी, उस समय जो डेवलपमेंट के काम हुए, उसके बाद तो डेवलपमेंट का काम ही नहीं हुआ।
सवाल ये उठता है कि पिछले 10 सालों में क्या दिल्ली में कोई स्कूल खुला? नहीं खुला। कोई कॉलेज खुला? नहीं खुला। कोई डेवलपमेंट का एक काम हुआ? नहीं हुआ। कोई सड़क आपने बनती हुई नहीं देखी हो? नहीं देखी। जो सड़कें टूटी हुई थी, जिन पर गड्ढे थे, क्या उसके गड्ढे भरे हुए देखे? तो गड्ढे उससे भी ज़्यादा मिले। सवाल ये है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो फोकस है वो केवल झूठ बोल के राजनीति करना है, दिल्ली में विकास का कोई काम हो ऐसा उनका फोकस ही नहीं है, और इसीलिए दिल्ली की दुर्दशा केवल और केवल इस कारण से हो रही है। सर, लोकसभा चुनावों में तो बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन देखा ही गया है, चाहे वोट शेयर हो, वोट मैंडेट हो, जनता के मुद्दों को लेकर उठाने की बात हो। तो लोकसभा में दिल्ली की जनता आपको चूज भी करती है, आपको पसंद भी करती है और आपको संसद तक पहुंचाती भी है। और हम काम भी करते हैं। आप काम भी करते हैं लेकिन मेरा सवाल ये है कि विधानसभा में क्या हो जाता है? दिल्ली की जनता का मूड क्यों नहीं बदल पा रहा है? चाहे अगर हम 2013-14 की बात करें, उसके बाद में 20 की बात करें, अब 25 में चुनाव आ रहे हैं, तो ये जो परिवर्तन है ये यहाँ क्यों नहीं दिख पा रहा है? बीजेपी का ये जो वनवास बार बार शब्द निकल कर आ रहा है, क्यों विधानसभा में ऐसा कि वहां तो पूर्ण बहुमत, लेकिन यहाँ पर जो बाजी है वो नहीं मार पा रहे हैं? इसमें थोड़ा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। जब 2013 में दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, दिल्ली में क्योंकि उस समय दिल्ली वाले एक परिवर्तन ढूंढ रहे थे, क्योंकि शीला जी की सरकार को 3 टर्म पूरे हो रहे थे, तो दिल्ली के लोगों को लगता था कि अब एक परिवर्तन आना चाहिए। उसी समय अन्ना का आंदोलन हुआ और अन्ना आंदोलन की बड़ी बड़ी बातें आपके तो आर्काइव में ही हैं, हम सब पूरी दिल्ली वालों ने देखा है। तो उस समय दिल्ली वालों को लगा कि परिवर्तन का वाहक ये व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि ये उस आंदोलन से निकला है जिस आंदोलन की पवित्रता पर किसी को संदेह नहीं था। तो पहले 5 साल इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को मिल गए और बड़े मैंडेट के साथ में वो आए थे। अगर वो चाहते तो उस बड़े मैंडेट के साथ, जब उनकी 67 सीटें थीं, तो वो दिल्ली के अंदर कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अगर हम उस 5 साल को देखें तो उन्होंने कुछ नहीं किया। एक बार फिर जब दोबारा चुनाव हुए, फिर उन्होंने दिल्ली वालों से फिर वायदे किए और फिर वायदे, बड़े बड़े वायदे किए, जैसे वो अभी कर रहे हैं 2100 का वायदा और दुनिया भर के वायदे कर रहे हो। तो एक बार फिर दिल्ली वालों को लगा कि शायद 5 वर्ष किसी व्यक्ति के लिए उतने नहीं हो सकते, तो लिहाजा 5 वर्ष इनको और दिए जाए। तो दिल्ली वालों ने उनको 5 वर्ष दिए। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में अच्छा हमने परफॉर्म किया, लेकिन किन्हीं भी कारण से हमें विधानसभा में उस मात्रा में हमें सीटें नहीं मिली। आम आदमी को इस गजनी ने चीट किया है, उनके साथ धोखा किया है, उनके साथ फरेब किया है। तो आज जब आप दिल्ली की जनता से बात करेंगे तो उनका 10 साल का भ्रम टूट गया है और वो उस दिवा स्वप्न से बाहर निकल करके आ गए हैं। इसीलिए अब एक बड़ा परिवर्तन मन में संजोए बैठे हैं। जब भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में आएगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक बार फिर दिल्ली के विकास का प्रयास प्रारंभ करेंगे और दिल्ली को हम देश की राजधानी जैसी होती है वैसा स्वरूप देने की पूरी हमारी मंशा है। हम प्रतिबद्ध लोग हैं, हम कमिटमेंट वाले लोग हैं, हमारी कमिटमेंट को दुनिया जानती है। हमारे पूरे सिस्टम में पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। अगर दूसरी तरफ देखें तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारे गजनी अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकली बहुत इमेच्योर हैं और उनकी इमेच्योरिटी का नुकसान दिल्ली वालों को 10 साल तक भुगतना पड़ा है। आम आदमी पार्टी दावा करती आई है कि गरीबों की सरकार है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम हर वर्ग का ख्याल रखते हैं, लेकिन खास तौर पे गरीबों का ख्याल रखते हैं। जो रेवड़ी वर्सेस राबड़ी की राजनीति है, जो 7 गारंटियां दी जाती हैं, उसमें मुफ्त बिजली, पानी, फ्री बस सेवा, ये तमाम चीजें हैं। तो एक बड़ा वर्ग है, खास तौर पे वो जो इन योजनाओं का फायदा उठाते हैं, वो आम आदमी पार्टी के साथ है। वो अब भी यही कहता है कि हमको मुफ्त में अगर बिजली पानी मिलती है तो फिर हम क्यों ना जाएं आम आदमी पार्टी के साथ में। देखिए, बिजली की बात सुने आप, 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, लेकिन जैसे ही 201 यूनिट होगी, पैसे वो जो पीछे के 200 हैं उनके भी पैसे लगेंगे। आज दिल्ली के अंदर यदि आप बिजली के बिल को देखें
तो 45% के एवज में 55% केजरीवाल का टैक्स दिल्ली की जनता को देना पड़ रहा है। फ्री जरूर दीजिए, फ्री के खिलाफ नहीं है, लेकिन फ्री देने के लिए आप बजट में पर्याप्त मात्रा में प्रोविजन तो कीजिए, जो कि किसी भी स्वस्थ अर्थशास्त्र का एक बड़ा सिद्धांत है। बुनियादी सुविधाएं हम दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम घोषणाएं एक के बाद एक करे जा रहे हैं। तो इसीलिए ये घोषणाओं का मुलम्मा जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को पहनाना चाहते हैं, दिल्ली अब और अधिक उसके लिए तैयार नहीं है और उसके लिए राजी भी नहीं है। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है, खासतौर से केंद्र सरकार, दिल्ली के साथ, दिल्ली वासियों के साथ भेदभाव करती है, सौतेला व्यवहार करती है। कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो दमखम के साथ में उठाया हुआ है। कौन करता है, मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान योजना लागू की, दिल्ली के लोगों को उसका लाभ अरविंद केजरीवाल ने लेने नहीं दिया। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी पंजाब में प्रधानमंत्री जी की योजना का लाभ ले रही है और वहां के लोगों को उसका लाभ दे रही है। तो सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है या अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ये तो मामला रिकॉर्ड पर है। इन्होंने कह तो दिया संजीवनी योजना, पैसा कहाँ से लाएंगे संजीवनी योजना के लिए? पैसा वो नहीं ला सकते क्योंकि पैसा है ही नहीं, कहाँ से लाएंगे? CSR लाएंगे कहीं से? वो सोचते हैं कि ऐसी घोषणाएं करेंगे तो उनको उनकी चुनावी वैतरणी पार हो जाएगी। बहुत गलत फहमी में है हमारे गजनी, और दिल्ली की जनता को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति छलावा है, झूठ और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के नैरेटिव पर वो राजनीति करना चाहते हैं। 10 साल दिल्ली के साथ बहुत राजनीति हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को राजनीति नहीं करने देंगे। तो वो तो कह रहे हैं कि लगातार व्यवहार इस तरीके का किया जा रहा है। मैंने तो चिट्ठी भी लिख दी, एक काम दिया था बीजेपी को दिल्ली की जनता ने, कानून व्यवस्था संभाल लो, वो भी नहीं हो पाया। मैंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, उसका जवाब नहीं आया। यही तो ये केजरीवाल जी चिट्ठी खेल रहे हैं। जब ये चिट्ठी कौन खेलता है? ये वो खेलता है जिसको काम नहीं करना। ये जब जिम्मेवारी लेने का मौका आता है तो हमारे गजनी केजरीवाल जी कोई जिम्मेवारी नहीं लेते और आरोप लगाने में कभी पीछे नहीं है, क्योंकि आरोप लगाना बहुत आसान काम है। मुंह ही तो हिलाना है, तो मैंने मुंह हिला दिया, आरोप लगा दिया। लेकिन सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल के साथ भेदभाव, वो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कोई भेदभाव करते हैं नरेंद्र मोदी? जहाँ पर विरोधी दलों की सरकारें हैं, क्या वहाँ पर कोई भेदभाव है? उसी भाव से, और ये तो संसद में भी आंकड़े दिए गए हैं, जिस भाव से भाजपा की सरकारों का ट्रीटमेंट होता है उसी भाव से विपक्षी दलों की राज्य सरकारों के साथ ट्रीटमेंट होता है। कोई उनके अंदर भेदभाव नरेंद्र मोदी नहीं करते, अरविंद केजरीवाल जरूर भेदभाव करते हैं, जिसका खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है। झुग्गी झोपड़ी पॉलिटिक्स हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है दिल्ली की राजनीति में। रात्रि प्रवास चालू हुआ है बीजेपी की तरफ से लगातार, लेकिन उसमें भी आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि अभी तो आप जा रहे हैं वहां पे झुग्गियों में उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, कहने को मुद्दा भी उठा रहे हैं। 1 साल बाद आएंगे, इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों को आप बेच देंगे अमीरों को। देखिए, मैं फिर कहूंगा वो गजनी है। क्यों मैं गजनी क्यों कहता हूँ उन्हें बार बार? जब मनोज तिवारी जो हमारे साथी सांसद हैं, वो दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो पहले पॉलिटिशियन थे जो 44 दिन लगातार झुग्गियों में रहे हैं। 44 दिन उन्होंने वहां पर प्रवास किया, और अरविंद केजरीवाल इस बात को भूल जाते हैं। और अब भाजपा ने झुग्गी झोपड़ी के स्तर को सुधारने का अपना एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया, और ये चुनावी कार्यक्रम नहीं है। पिछले 4 महीने से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम इसको लगातार कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उससे अरविंद केजरीवाल के कैंप में बौखलाहट है, क्योंकि वो जिन झुग्गी झोपड़ी वालों को बेवकूफ़ बना रहे थे इतने दिन से, अब धीरे धीरे करके जब हम कार्यकर्ता वहाँ पर जाते हैं, एक रात उनके साथ में रहते हैं, और जब उनको बताते हैं कि आपके साथ तो छलावा हो रहा है, तो उससे अरविंद केजरीवाल बिल मिला गए हैं, और इस कारण से वो अनर्गल आरोप लगाते हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास सच्चाई नहीं है, इसलिए उनको आरोप लगाना उनकी मजबूरी भी है। बीजेपी वाले
इन्हीं आरोपों के बीच में चूंकि ये सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी वाले वोट काटने का प्रयास कर रहे हैं, ये आप लगातार सुन रहे होंगे, उन्होंने दिखाए भी थे कितने 11,000 वोट प्रत्येक विधानसभा से काटे जा रहे हैं, बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया, रोहिंग्याओं का मुद्दा उठाया। तो ये जो वोट पॉलिटिक्स है इसका कितना प्रभाव मान रहे हैं? मैं आपसे 2 सवाल करता हूँ। आपने मुझसे इतने सवाल पूछे, मैं 2 सवाल आपसे पूछता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है, जिस व्यक्ति की पात्रता नहीं है हिंदुस्तान में रहने की, क्या उसके बाद भी उनको रहने की परमिशन दी जाएगी? हिंदुस्तान कोई धर्मशाला है क्या कि कोई कहीं से भी घुसपैठ करके आएगा और यहाँ पर चला जाए और यहाँ पर आ जाएगा और हम उसको पालेंगे भी, उसको खाना भी खिलाएंगे? क्यों खिलाएंगे हम खाना? भारतीय संप्रभुता पर यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिससे देश की सुरक्षा जुड़ी है। अरविंद केजरीवाल को देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं उनकी भी स्थिति यही है कि अवैध घुसपैठ करके वो आ रहे हैं और इस कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। या तो दिल्ली तय कर दे कि नहीं, दिल्ली में हम जो जहाँ से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, देश से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उसका स्वागत है दिल्ली में, वो आए, हम उसका सम्मान करेंगे और उसको सारी सुविधाएं देंगे। तो फिर बाकी दिल्ली वालों को सुविधाएं कौन देगा? तो भारतीय जनता पार्टी ने, और दूसरी बात, हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा है कि वोट का अधिकार हर व्यक्ति का है, किंतु उसकी पात्रता होनी चाहिए। अगर पात्रता नहीं है तो वो नागरिक नहीं बन सकता। इसीलिए जिन लोगों के डुप्लीकेट वोट हैं, 2 वोट बनवा सकते हैं क्या? कानून में उसका रीजन, अब उसका कोई प्रावधान नहीं है। तो जिनके 2 वोट है और अगर भाजपा कहती है कि इनके 2 वोट है, इनके वोट को काट दो, तो आप तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि वो 2 वोट एक ही आदमी के, वो बनवाए हुए अरविंद केजरीवाल के हैं। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं सर। पहली तो ये मुद्दा चूंकि उठाया गया तो फिर कहा गया कि आप तो पूर्वांचलियों भाई को कह रहे हैं कि वो बाहर के आए हुए हैं, भारत देश के नहीं है। संसद में भी आपने देखा ये पूरा हंगामा और किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से भी ये पूरा मुद्दा उठाया गया। दूसरी तरफ ये जो वोट बैंक की राजनीति बार बार गरमाई जा रही है, उसमें आए कहां से ये? दिल्ली में आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि लाने वाले कौन थे, दिल्ली तक पहुंचे कैसे? बीच के जितने राज्य थे वहां। दिल्ली में शासन किसका है? अगर इन्होंने क्यों आने दिया? और अगर इनको पता था कि आ रहे हैं, और मान लीजिए अगर इनको पता था और एजेंसियां काम नहीं कर रही थी, तो उस वक्त क्या इन्होंने केंद्र सरकार से कहा? चुपचाप बैठ गए, क्योंकि इन्हीं लोगों को ये लोग लेकर के आए थे और अब जाकर के ये उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। यही गलत है। देखिए, बुनियादी फर्क समझना होगा। मैं क्यों कहता हूं कि हमारे गजनी पॉलिटिकल मैच्योर है, क्योंकि उनकी लीगेसी नहीं है। आज पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, किसी की 20 साल की लीगेसी है, किसी की 30 साल की लीगेसी है, किसी की 40 साल की लीगेसी है, तो वो लीगेसी उनकी मेंटेन होती है, इसलिए वो मैच्योर पॉलिटिशियन कहलाते हैं। अरे भाई, इनकी लीगेसी क्या है? एक आंदोलन से उपजे हुए लोग हैं, जनता ने मौका दिया, पॉलिटिशियन बन गए। लेकिन वास्तव में पॉलिटिशियन कौन होता है, अभी मुझे लगता है इनको इसका पाठ, जो भी हमारे बड़े नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल में हो, लेकिन अगर उनकी लीगेसी है तो इनको समझना चाहिए कि पॉलिटिकल लीगेसी क्या होती है। अच्छा, बीजेपी की बात करेंगे जो कि सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, तो मंथन का दौर तो जारी है। कांग्रेस की तरफ से भी काफी हद तक सीटों का ऐलान कर दिया गया है, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, और आम आदमी पार्टी ने तो 70 की 70 सीटों पे अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए हैं। क्या एक अपर हैंड मान रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं है? देखिए, फिर मैं आपको कहूंगा कि हम भाजपा में और बाकी पार्टियों में क्या फर्क है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, वो एक व्यक्ति की पार्टी है, वहां पर एक व्यक्ति निर्णय लेता है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में प्रक्रिया होती है हर चीज की। अब अगर चुनाव है तो चुनाव में उम्मीदवारों को चुनने की एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें हम नीचे जो बैठा हुआ हमारा कार्यकर्ता है, हम उस प्रक्रिया में उनको भी शामिल करते हैं। जब हम प्रक्रिया का पालन करेंगे तो स्वाभाविक है कि जल्दी तो हम कर नहीं सकते, हमें उसमें समय लगता है। हम उस प्रक्रिया के उसमें दौर में चल रहे हैं, और जैसे हमारी प्रक्रिया पूरी होगी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तुरंत प्रभाव से सभी नामों की घोषणा करेगा जिनको वो विधानसभा में उम्मीदवार बनाएगा। तो उसके लिए केजरीवाल जी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये हम जानेंगे, ये हमारी पार्टी का मामला है, ये केजरीवाल तय नहीं करेंगे,
ये भाजपा का नेतृत्व तय करेगा कि भाजपा की लिस्ट कब जारी हो। सर अब ये आखिरी राउंड रहेगा, क्योंकि ये तो विस्तार से हो गया, अब रहेगा रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड में मैं आपको एक वर्ड दूंगी और तुरंत ही आपको जो भी उसमें समझ में आए एक शब्द आपको उसके लिए उसके जवाब में देना है, क्योंकि यूथ से कनेक्ट करने के लिए आपको लगता है कि ये सबसे आसान माध्यम है और काफ़ी युवा भी हैं दिल्ली में भी, तो उसके लिए रैपिड फायर राउंड 2-4 शब्द है बस। इलेक्शंस, एक लोकतंत्र को बुलाने का अवसर। दिल्ली, बेहतर राजधानी। आम आदमी पार्टी, झूठों की मंडली। अरविंद केजरीवाल, गजनी। बीजेपी, सशक्त और समर्थ कार्यकर्ताओं का दल। चांदनी चौक, मेरा दिल। प्रवीण खंडेलवाल, एक भाजपा का साधारण कार्यकर्ता। बीजेपी सीएम फेस, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका ये कीमती समय हमें देने के लिए। प्रवीण खंडेलवाल साहब हमारे साथ थे, चांदनी चौक लोकसभा से सांसद, और बड़ी ही बखूबी उन्होंने जवाब दिया है तमाम सवालों का। अब दिल्ली की जनता को और भी ज़्यादा साधने के लिए, जैसा कि हमने बताया कि बीजेपी में मंथन का दौर जारी है, उम्मीदवारों के लिए अभी भी मंथन जारी है, किसको टिकट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, जैसा कि सर ने भी बताया केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दिल्ली के सभी लोगों से एक बेहतर दिल्ली की उम्मीद करता हूं। हम सब मिलकर के एक अच्छी दिल्ली बनाएं जहां हम खूबसूरती के साथ दिल्ली में रह सके। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। जी मीडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट महबूब के साथ शिवांगी द्विवेदी।